हाय गाइज, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। देखो, वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिन्हें लेकर आप कानून के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिन्हें कानून मानता है कि ये कभी हुए ही नहीं हैं। ठीक है, यानी कि ये कानून की निगाह में शून्य है। ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी कि जहाँ कानून आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लो, अगर आपने किसी नाबालिग से शादी कर ली, ठीक है, या फिर नाबालिग के साथ कोई भी एग्रीमेंट करा, तो वो क्या है, वो है वॉइड, यानी कि वो शून्य है। उसे कानून ऐसा समझेगा जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये होते हैं शून्य एग्रीमेंट, यानी कि शून्य कानून या फिर वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट्स दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ, यानी कि जिन्हें लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता, वो होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट कई तरह के होते हैं। एक होता है एक्चुअल व्यक्तियों द्वारा किया गया ठहराव, यानी कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया एग्रीमेंट जो कम्पिटेंट ही नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा हो गया नाबालिग, जैसे कि नाबालिग में इतनी समझ नहीं होती, आप उससे कोई एग्रीमेंट करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे में समझ ही नहीं है। जैसे कि मान लो, आपने 10 साल के बच्चे से एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट करा कि तुम अपना घर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दे दूंगा। अब बच्चे कहते घर 2 चॉकलेट, ठीक है, आप मेरा घर ले लो, चॉकलेट मेरी हुई। तो अगर हम बच्चों के एग्रीमेंट भी मानेंगे तो इस हिसाब से तो घर, जमीन, जायदाद सब चले जाएंगे। इसलिए नाबालिग के जो एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं, यानी कि इन्हें कानून इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये माने ही नहीं जाएंगे कि कभी ये एग्रीमेंट हुए भी थे। ठीक है, तो नाबालिग के एग्रीमेंट नहीं माने जाते। और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, सेक्शन 20, यानी कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो थोड़ा पागल टाइप का है या फिर मानसिक रूप से विकृत है। क्योंकि अगर कोई पागल टाइप का है या फिर मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो उससे भी आप कुछ भी बुलवा लो, उससे भी आप कहीं पे भी साइन करा लो। ठीक है, तो ये होता है। अगला है ऐसे ठहराव जिसमें प्रतिफल का उद्देश्य विधि विरुद्ध हो, सेक्शन 23, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें प्रतिफल, अब प्रतिफल क्या है, लास्ट वीडियो बना चुके हैं, देख लेना। प्रतिफल का मतलब होता है बदले में कुछ देना। जैसे कि मान लो 2 पर्सन है, मैंने तुम्हें अपना घर बेचा, बदले में तुम मुझे पैसे दो, ये होता है प्रतिफल। यानी कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में वो भी हमें कुछ दे। ठीक है, तो ऐसे ठहराव जिसमें प्रतिफल का उद्देश्य विधि विरुद्ध हो। देखो, जब घर के केस में हमने प्रतिफल देखा तो यहाँ तो वैलिड था कि मैंने अगर अपना घर बेचा तो बदले में तुम मुझे पैसे दो। ये तो विधि के विरुद्ध नहीं है, ये तो लीगल है। अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 पर्सन है, इसने दूसरे वाले को यूनिवर्सिटी के पेपर बेचे और बदले में ये पहले वाले को पैसे देगा। तो ये क्या हुआ, ये विधि के विरुद्ध है, यानी कि ये कानून के खिलाफ है। क्योंकि कानून में अगर आप यूनिवर्सिटी के पेपर लीक करते हो, कुछ भी करते हो, जो ये बेसिक सी बात है, एक अपराध है। ठीक है, तो ऐसे ठहराव जहाँ पे प्रतिफल यानी कि जो प्रॉफिट है उसका उद्देश्य विधि के विरुद्ध हो, वो भी वॉइड एग्रीमेंट माने जाएंगे। ठीक है, अगला है विवाह के अवरोधार्थ करार, यानी कि एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट टू मैरिज, सेक्शन 26, यानी कि विवाह पर प्रतिबंध के समझौते। मतलब कोई भी समझौता, कोई भी हो, चाहे दुनिया का कोई भी समझौता हो, कोई भी समझौता जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकना, यानी कि तुम विवाह नहीं कर सकते, विवाह करने से रोकना, या जीवन साथी चुनने के उसके अधिकार को सीमित करना है, तो ये शून्य है। क्यों? क्योंकि ये सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। अब इंसान की अपनी मर्जी है, उसकी अपनी चॉइस है, वो किसी से शादी करे, किसी से भी ना करे। ठीक है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, ना तो तुम उसे विवाह करने से रोक सकते हो और ना ही तुम उसे जीवन साथी चुनने से रोक सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि तू उससे शादी नहीं करेगी, तू उसके साथ नहीं कर सकती, उसके साथ नहीं कर सकता, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब आप इसी से रिलेटेड एक केस लॉ देखो। केस का नाम है लो वर्सेस पियर्स। इसमें क्या होता है, ए ने मिस बी से शादी करने का प्रॉमिस किया। ठीक है, और अपने प्रॉमिस यानी कि वादे से चूकने पर 2000 पाउंड भुगतान करने का वादा किया। यानी कि ए ने बी से बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा और अगर मैं शादी नहीं करता तो मैं तुझे 2000 पाउंड दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिस बी ने ए पर राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। क्यों? क्योंकि ए ने किसी और से शादी कर ली। अब ए ने किसी और से शादी कर ली, इसलिए बी ने केस किया। तो यहाँ पे माना गया कि एग्रीमेंट जो था वो विवाह पर प्रतिबंध था, यानी कि ए की स्वतंत्रता छीननी थी। क्यों? क्योंकि ए की मर्जी, वो किसी से भी शादी कर ले। ठीक है, तो ये विवाह पर प्रतिबंध था, इसलिए ये शून्य था। क्योंकि आप विवाह के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उसकी मर्जी, वो किसी से भी शादी कर सकता है। ठीक है, अगला है व्यापार के अवरोधार्थ करार, यानी कि एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट टू ट्रेड, सेक्शन 27, यानी कि प्रत्येक समझौता के ऐसा भी समझौता हो जिसके द्वारा आप किसी इंसान को वैध पेशे, यानी कि जो लीगल प्रोफेशन होता है, कोई भी लीगल प्रोफेशन, व्यापार, व्यवसाय कुछ भी करने से रोकते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी शून्य है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा। सामने वाले पर्सन की मर्जी है, वो चाहे दुकान खोले, चाहे ठेली खोले, तुम उसे रोक नहीं सकते हो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक केस है माधव चंद्र वर्सेस राजकुमार दास। यहाँ पे क्या होता है,
ए और बी कलकत्ता के एक इलाके में दुकान करते थे, उनका व्यापार था, ठीक है। अब क्या हुआ, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि अगर बी उसे एक निश्चित धनराशि दे देगा तो ए अपना व्यापार इलाके में बंद कर देगा, ठीक है। ए ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन बी ने पैसे ही नहीं दिए। ए ने बी से कहा कि तू मुझे अगर इतने पैसे देगा तो मैं अपना व्यापार बंद कर दूंगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ए ने दुकान बंद कर दी, लेकिन बी ने कोई भी पैसे नहीं दिए, ठीक है। सो ए ने राशि की वसूली के लिए केस कर दिया, तो अदालत ने सेक्शन 27 यानी कि व्यापार के अवरोधार्थ करार इसका सहारा लेते हुए इसे शून्य घोषित कर दिया। भाई किसी की मर्जी है, वो कुछ भी बिजनेस करे, कुछ भी करे, तुम इस तरह पैसे ले दे के नहीं कर सकते, और केस करोगे तो कोर्ट हेल्प नहीं करेगी। अगला है कानूनी कार्यवाहियों के प्रतिबंध के समझौते यानी कि सेक्शन 28। तो देश के प्रत्येक नागरिक को चाहे कोई भी हो उसे अपने अधिकारों की मांग करने और उनकी रक्षा करने का लाभ उठाने का अधिकार है, और यदि कोई भी समझौता या फिर कोई भी एग्रीमेंट न्यायालय की प्रक्रिया में बाधा डालता है या फिर न्यायालय को अपना काम करने से रोकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है शून्य, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप किसी के खिलाफ केस कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि तू केस नहीं कराएगा ये वो, तो वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, कानूनी कार्यवाही प्रतिबंधित करने का समझौता तब शून्य है, ठीक है, तब शून्य नहीं होगा जब दोनों पक्ष अपनी स्वतंत्र रजामंदी से ये तय करते हैं कि वह भविष्य में झगड़ा होने पर कानून के पास नहीं जाएंगे। यानी कि ये दो पर्सन है, इनकी आपस में शादी हो रखी है मान लो, तो पति पत्नी ने मिलकर डिसाइड करा कि अगर इन फ्यूचर हमारी लड़ाई होती है तो हम किसी आर्बिट्रेटर के जो भी होता है उसके पास जाएंगे, मतलब जो लोगों के बीच में एक तरह से उनकी बात सुनता है और उनका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कराता है, भाई साहब मान जाओ, बहन जी मान जाओ, वो सब उनके पास जाएंगे, हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अलग बात हो गई, वरना आप किसी को भी कानूनी कार्रवाई में प्रतिबंध मतलब ऐसे लगा नहीं सकते। जिसका मन है कोर्ट जाओ, जिसका मन है किसी से भी शादी करो, जिसका मन है कोई भी व्यापार करो, तुम रोक नहीं सकते हो उसे, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगला है अनिश्चित अर्थ वाले समझौते, धारा 29, ये भी नहीं माने जाएंगे। जिस समझौते का यानी कि जिस भी एग्रीमेंट का अर्थ निश्चित नहीं है या नहीं किया जा सकता निश्चित, वो सब शून्य है। उदाहरण, अमित ने विश्वास को 100 टन तेल बेचने का समझौता किया और तेल किस तरह का है ये सुनिश्चित ही नहीं किया, तो यह समझौता शून्य है। यानी कि अगर तुम गोले का तेल बेचते हो और तुमने सामने वाले से कहा कि मैं 100 टन गोले का तेल दूंगा, तब तो ठीक है, लेकिन तुमने सामने वाले से बोल दिया मैं तुझे तेल दूंगा, किस चीज का दूंगा, कैसा दूंगा, कुछ नहीं बताया, तो ये है अनिश्चित अर्थ वाले समझौते, यानी कि जहाँ पे अर्थ ही निश्चित नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, अनिश्चितता से संबंधित विधि बताओ, ठीक है, तो उसमें यही आएगा, यानी कि जहाँ पे चीज निश्चित ना हो। अब एक और आप उदाहरण समझो, एक मकान किराए पर उठाया जाता है और ये करार यानी कि ये समझौता किया जाता है कि मकान मालिक जो भी किराया निश्चित करेगा किराएदार उतना किराया मकान मालिक को देगा। ये करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि यदि करार शून्य नहीं है, मान लो हमने करार मान लिया कि ठीक है मालिक जितना बोलेगा उतना किराया देंगे, तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब किराएदार को अनुचित या बहुत अधिक किराया देना पड़े। यानी कि बेसिक सी बात है, आप किराए के घर में रहते हो, किराए की दुकान लेते हो, तो आप पहले से डील डन करते हो ना कि 4,000 में लेंगे, 5,000 में लेंगे, लेकिन जहाँ पे मालिक बोल दे कि हमारी मर्जी, हम तो कितना ही ले लेंगे, तो वो नहीं चल सकता। इसे ही बोलते हैं अनिश्चितता से संबंधित विधि, धारा 29 है, याद रखना। अगला है केसेस में कार्टर वर्सेस आगरा बैंक। इस मामले में कार्टर एक पर्सन था, कार्टर ने एक निश्चित तारीख को बैंक के ऋण के निर्वहन में एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा किया। यानी कि उसने एक डिसाइडेड डेट को बैंक का जो लोन लिया था उसे भुगतान करने का वादा किया, ठीक है। लेकिन समझौते में एग्रीमेंट में ऋण की राशि यानी कि जो उधार लिया था ना तो उसकी राशि बताई गई थी और ना ही तारीख बताई गई थी, तो यह शून्य है। यानी कि भाई अगर तुम उधार ले रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मैं इतनी तारीख को दे दूंगा, तो तारीख बताओ, पैसे बताओ, सारी चीज बताओ तो सही। अगला है बड़ी ठहराव धारा, यहाँ आएगा बाजी ठहराव, ये आता है धारा 30 में, ठीक है। बाजी में दो पक्षों के बीच एक समझौते के परिणाम पर दाव लगाया जाता है। यानी कि यहाँ है इंडिया और यहाँ है पाकिस्तान, इन दोनों का मैच है और इन दो दोस्तों ने दाव लगा दिया, एक बोल रहा है इंडिया जीतेगा, एक बोल रहा है पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। तो बाजी में बेसिकली क्या होता है, दो पक्षों के बीच एक समझौते के परिणाम पर दाव लगाया जाता है, यानी कि एक सिचुएशन के परिणाम पे कि इंडिया जीती तो ये और पाकिस्तान जीती तो ये, ठीक है। और क्या है कि ये मध्य प्रदेश में अवैध है, इलीगल है, ठीक है, और अन्य जो राज्य हैं उनमें शून्य है। यानी कि अगर तुम किसी से शर्त लगाते हो, जैसे कि तुमने शर्त लगा ली बारिश आने या ना आने पर शर्त 500 रुपये की, मैंने तुमसे कहा अगर आज बारिश आई तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगी, ठीक है, और बारिश आ जाती है,
अब मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन मैं दूंगी नहीं, मैं दे नहीं रही तुम्हें, ठीक है। तो तुम इस केस को लेकर, इस बात को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरी दीदी ने कहा था 500 देगी, अब दीदी 500 नहीं दे रही, ठीक है। तो ये होता है बाजी के ठहराव धारा 30, इसलिए ये शून्य है। वरना तो ऐसे तो हर कोई कोर्ट पहुंच जाएगा कि दीदी ने बोला था 10th में 90% आने पे फोन देगी, फोन नहीं दे रही, वही बातें हैं। अगला है असंभव कार्य करने का समझौता, यानी कि अगर तुम किसी से असंभव कार्य करने का समझौता करते हो, तो मुझसे बोलने लगो चांद को आसमान से नीचे लेके आ, तो ये क्या है, ये है असंभव कार्य है। अब अगर तुम किसी से असंभव कार्य करने का समझौता करते हो तो वो भी धारा 56 के अंतर्गत शून्य है। तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुझे 10 रुपये दे रही हूँ, तू जाके चांद लेके आ, तो ऐसा नहीं हो सकता। या तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाथ पर सरसों उगा के दिखा, पहली बात तो हाथ फ्लैट है, इस पर कोई मिट्टी विट्टी है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं कि सरसों उग जाए। तो ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब के सब शून्य होते हैं, उन्हें कानून आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता वहाँ। तो समझ आया हो तो कमेंट करके बताना। लीगल नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप डीएम कर सकते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है बता दिया जाएगा। लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, जहाँ मैं नोट्स को शेयर करती हूँ और फ्यूचर में भी नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। कमेंट करके बताना समझ आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।